नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ, जिसके तहत अब वे 80 मिलीमीटर के अनगाइडेड रॉकेट्स को तैयार करेंगे, जिसे कि भारतीय आर्म फोर्सेज के हेलीकॉप्टरों में लगाया जाएगा और ये दुश्मन के ग्राउंड टारगेट्स को खत्म करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रुद्रा और प्रचंड हेलीकॉप्टर में 70 मिलीमीटर के रॉकेट लगाए गए हैं, लेकिन ये जो 80 मिलीमीटर का रॉकेट होगा वो 70 मिलीमीटर वाले जो इंपोर्टेड रॉकेट्स हैं उनकी जगह लेगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, आपको डिफेंस अपडेट में मैंने बताया भी था कि सोलर इंडस्ट्रीज महेश्वरा अस्त्र 1 और महेश्वरा अस्त्र 2 पर काम कर रही है। अब महेश्वरा अस्त्र के ऊपर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल सोलर इंडस्ट्री जिस महेश्वरा अस्त्र 1 को बना रहा है वो एक मल्टी बैरल गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, जिसके 2024 से ट्रायल्स भी शुरू हो जाएंगे और इसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी और ये 250 किलोग्राम का कस्टमाइज्ड वॉरहेड ले जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 300 करोड़ रुपए है और इसका जो विकास कार्य है यानी कि डेवलपमेंटल कार्य है वो शुरू हो चुका है और इसमें 75 यानी कि 75% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो रशियन स्मर्च सिस्टम्स हैं धीरे धीरे ये उनकी जगह लेना शुरू कर देगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की फर्म JSR डायनेमिक्स ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख को अपने वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट्स के बारे में अवगत कराया, जिसमें कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि खगनतक एयर लॉन्च ग्लाइड वेपन पर काम शुरू हो चुका है और इसका फैब्रिकेशन किया जा रहा है। इसकी स्ट्राइक रेंज होगी 180 किलोमीटर, वो भी तब अगर इसे 12 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है और ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टारगेट को पहचान सकता है। इसके अलावा JSR डायनेमिक्स अपनी लाइट वेट क्रूज मिसाइल को भी तैयार कर रही है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये सरफेस टारगेट्स के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। यही नहीं दोस्तों, JSR डायनेमिक्स गाइडेड रॉकेट को भी तैयार कर रहा है, जो कि 324 मिलीमीटर कैलिबर के होंगे और इनकी रेंज होगी 300 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया की रूबिन डिजाइन ब्यूरो के डिप्टी जनरल डायरेक्टर ने कहा कि भारत का जो ये प्रोजेक्ट 75I है वो कहीं से भी वास्तविक नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने जिस तरीके की तकनीकों की बात कर रखी है वो अभी उपलब्ध है नहीं, खास करके भारतीय नौसेना के द्वारा दी गई जो समय सीमा है उसके अंतर्गत। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की जो जरूरी आवश्यकताएं हैं वो अभी मौजूद नहीं है और जो दूसरे कंटेंडर्स भी हैं वो भी इस जरूरी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन रशिया की तरफ से कहा गया है कि इंडियन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो अगर रूबिन डिजाइन ब्यूरो के साथ मिलकर काम करता है तो लाडा क्लास की जो पनडुब्बियां हैं उसे तैयार किया जा सकता है और ये भारतीय नौसेना की सभी जरूरतों को पूरा भी कर सकती है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इन पनडुब्बियों में DRDO के द्वारा बनाई जा रही AIP सिस्टम को भी लगाया जा सकता है और साथ ही साथ DRDO के द्वारा बनी नेक्स्ट जनरेशन लिथियम आयन बैटरीज को भी इसमें लगाया जा सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के तहत चयनित अग्निवीरों का पहला बैच अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए भारतीय सेना में शामिल हुआ है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 2022 को शारीरिक परीक्षण, मेडिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चुने गए 200 अग्निवीर सैनिकों को भर्ती किया गया है। भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंटों के लगभग 30 ट्रेनिंग सेंटर्स में इन्हें भेजा गया है। कहा जा रहा है कि उम्मीदवार 25 दिसंबर से 30 दिसंबर 2022 के बीच ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करेंगे। उनकी ट्रेनिंग 1 जनवरी 2023 से शुरू होगी। सेना का कहना है कि उम्मीदवारों ने तय डेट तक अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में शामिल होने और अगले 6 महीनों के भीतर अग्निवीरों की अपनी भूमिका निभाने के लिए उत्साह भी दिखाया। ट्रेनिंग आपको मालूम है कि 6 महीने की होगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, टर्की बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। टर्की ने अब अपने हरजेट सुपरसोनिक ट्रेनर और लाइट अटैक एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया है, जो कि भारत के आने वाले HLFT-42 एयरक्राफ्ट के साथ एक्सपोर्ट मार्केट में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करेगा। हरजेट का इंजन अब इंस्टॉल किया जाना बाकी है और फिर इसकी ग्राउंड टेस्टिंग शुरू होगी और इसकी पहली फ्लाइट 2023 में होगी। बात करें हरजेट की तो इसकी टॉप स्पीड 1.2 मैक है, इसकी सीलिंग है 45,000 फीट की और ये 3000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। वहीं भारत का HLFT-42 एयरक्राफ्ट अभी केवल एक विचार ही बना हुआ है, कोई प्रोग्रेस इसमें दिखाई नहीं दे रही है, तो सीखना बहुत कुछ है। भारत ने एक और बड़ा फैसला ले लिया, जिसके तहत अब चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात की जाने वाली है घातक मिसाइलें और ऐसे में वो घातक मिसाइल और कोई नहीं बल्कि परले बैलिस्टिक मिसाइल है। रक्षा मंत्रालय ने हमारे सशस्त्र बलों के लिए 120 परले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की मंजूरी दे दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि परले बैलिस्टिक मिसाइल को सभी बॉर्डर एरियाज में तैनात किया जाएगा। इसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर, यानी कि अपनी रेंज में ये पूरी तरीके से दुश्मनों के ठिकानों को बर्बाद कर सकती है। परले जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली सेमी बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। और एक और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि ये जो परले बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी मंजूरी के साथ ही अब भारत में रॉकेट फोर्स बनाने की जो परियोजना है उसे प्रोत्साहन मिला है और रॉकेट फोर्स बनाने का जो सपना था वो हमारे दिवंगत हुए CDS जनरल विपिन रावत जी का था, लेकिन अब उस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया गया है।
पर्ले मिसाइल की स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक ये जा सकती है। दिन हो या रात हो, कभी भी ये हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल में इंफ्रारेड या फिर थर्मल स्कैनर लगाया गया है। ये मिसाइल थल सेना और वायुसेना को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले दोस्तों हमारे पास जो पृथ्वी मिसाइल है ये उसकी जगह भी लेने वाली है, क्योंकि जो पृथ्वी मिसाइल है वो 80 के दशक की है। थोड़ा सा उसमें दिक्कत ये है, हालांकि मिसाइल बहुत ज़बरदस्त है लेकिन उसकी रेंज भी कम है, और सबसे बड़ी बात है कि मौसम का प्रभाव भी उस मिसाइल पर पड़ता है, इसीलिए उससे एडवांस लेवल की ये पर्ले मिसाइल है। वहीं हमारे दुश्मन जो है दोस्तों चाइना के पास तो घातक मिसाइल हैं, डोंगफेंग 12, और वहीं पाकिस्तान के पास गजनवी M11 और शाहीन मिसाइल हैं। गजनवी मिसाइल के बारे में कहा जाता है ये मिसाइल पाकिस्तान को चाइना ने दी है। पर्ले मिसाइल की सटीकता की बात की जाए यानी कि एक्यूरेसी की, तो ये 10 मीटर है, यानी कि टारगेट के 10 मीटर के दायरे में ये मिसाइल सटीक निशाने के बराबर ही नुकसान करती है। और सबसे खास बात पर्ले मिसाइल की यह है कि ये मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइलों को हराने में सक्षम है, इसीलिए ये जो मिसाइल है वो काफ़ी एडवांस है। और ये नहीं, हवा में एक निश्चित दूरी तय करने के बाद ये अपना रास्ता बदल भी सकती है, और ये मिसाइल दुश्मन के हवाई स्थलों को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखती है। पिछले साल दोस्तों दिसंबर के महीने में ही, यानी कि इसी टाइम की बात है, 2 बार पर्ले मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, और अब ये पहला मौका है जब बैलिस्टिक मिसाइलों को टैक्टिकल यानी कि रणनीतिक अभियानों में इस्तेमाल किया जाएगा। और अब रक्षा मंत्रालय का कहना है कि बड़ी संख्या में इन मिसाइलों का प्रोडक्शन किया जाएगा, और यही परियोजना मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि रॉकेट बल बनाने के लिए यानी कि रॉकेट फोर्स बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों दक्षिण कोरिया की सेना की तरफ से कहा गया है कि उत्तर कोरिया के ड्रोनों के द्वारा दक्षिण के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया गया, उसके बाद उसे चेतावनी के लिए गोलियां भी चलानी पड़ी। दरअसल उत्तर कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जो कि दक्षिण कोरिया के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है। इसी तरह की घटना 2017 में भी हुई थी, जब उत्तर कोरिया का ड्रोन कोरियाई सीमा पार करके दक्षिण क्षेत्र में चला गया था। लेकिन एक बार फिर से उत्तर कोरिया ने ऐसी हरकतें की हैं। मुझे लग रहा है दोस्तों पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया को समझा रखा होगा कि जिस तरीके से हम ड्रोन भेजकर भारत को परेशान करते हैं, इसलिए तुम भी ऐसे ही करना शुरू कर दो कि दक्षिण कोरिया की तरफ ड्रोन भेजते रहो, परेशान रहेंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सबको मालूम है कि रशिया को ईरान ने जो ड्रोन दिए थे उन्होंने यूक्रेन की जंग में भारी तबाही मचाई। ऐसे में दोस्तों अब रशिया अपने सुखोई 35 फाइटर जेट्स को ईरान को देने जा रहा है, और इन ड्रोन का एहसान वो इस तरीके से चुकाने वाला है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान और रूस के बीच सुखोई 35 की एक पूरी स्क्वाड्रन के लिए एक महत्वपूर्ण डील हुई है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि रूस की तरफ से करीबन 24 सुखोई 35 जेट्स ईरान को दिए जाएंगे। हालांकि इन फाइटर जेट्स को पहले मिस्र को दिया जाना था, लेकिन आपको मालूम है कि अमेरिका ने रूस और मिस्र के बीच हुई इस डील में रोड़ा लटका दिया, और रशिया के पास ये जो फाइटर जेट्स थे वो ऐसे ही पड़े हुए थे। यही नहीं दोस्तों, रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि ईरानी पायलट्स को सुखोई 35 जेट्स के लिए ट्रेनिंग भी दी जाने लगी है। ईरान की एयरफोर्स को हाई क्वालिटी वाले फाइटर जेट्स भी चाहिए थे, ऐसे में उसके पास सुखोई 35 के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था। दोस्तों यहाँ पर एक बात और सामने आ रही है, अगर ये डील पूरी हो जाती है तो अमेरिका तो भड़केगा ही, साथ में इजराइल भी भड़केगा, क्योंकि इजराइल पहले ही ईरानी ड्रोन की वजह से काफी भड़का हुआ है। अब इजराइल को टेंशन इस बात की हो रही है कि कहीं ईरान इन हथियारों की मदद से यानी कि Su-35 की मदद से सीरिया में उस पर हमला न कर दे, क्योंकि इस वक्त सीरिया पर रशिया का नियंत्रण है और इसके एयरबेस पर रशिया का ही अधिकार है। वहीं इजराइल सीरिया में चलाई जा रहे रूस के ऑपरेशन का कई बार विरोध भी कर चुका है। इजराइल ने ईरान के मिलिट्री संसाधनों को तबाह करने के लिए कई बार सीरिया में हवाई ऑपरेशन भी किए हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं और एक बड़ा खुलासा भी आप इसे समझ सकते हैं। चाइना क्यों बार बार घुसपैठ कर रहा है, इसके पीछे का कारण जमीन हथियाना तो दूर की बात, इसकी जो मेन वजह है वो कीड़ा जड़ी को बताया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों ये जो कीड़ा जड़ी है ये हिमालय और दक्षिण पश्चिमी चीन में किंगई तिब्बती पठार के काफी ऊंचाई पर पाई जाती है, और खास बात यह है कि इस कीड़ा जड़ी का बाजार में जो मूल्य है वो काफी ज्यादा है। 2022 की रिपोर्ट की माने तो कीड़ा जड़ी के बाजार की कीमत 1072.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और यही वजह है कि चाइना की जो ये फौज है वो कीड़ा जड़ी को इकट्ठा करने के लिए भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ करने के कई प्रयास भी कर चुकी है। कीड़ा जड़ी दोस्तों इसको कैटरपिलर फंगस या हिमालय सोना भी कहा जाता है, और चाइना दोस्तों इस कीड़ा जड़ी का एक बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। इसका इस्तेमाल हर्बल दवाओं में किया जाता है। पूरी जानकारी के बारे में खुलासा किया गया है इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ने। साथ ही इस रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया है कि कीड़ा जड़ी की तलाश में चीनी सैनिक कई बार अवैध रूप से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं, और चीन में तो ये सोने से भी ज्यादा महंगा है। एक बात और यहाँ पर सामने आई है कि पिछले 2 सालों में चीन के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र किंगघई में कीड़ा जड़ी की फसल में कमी आई है, जिसका कारण है कि मांग का बढ़ना और उत्पादन कम होना। और दूसरी बात, वैश्विक स्तर पर इसकी बहुत मांग लगातार बढ़ रही है। कहा यह जाता है कि भले इसके वैज्ञानिक प्रमाण ना मिलते हों, लेकिन ये जो कीड़ा जड़ी है वो किडनी रोगों से लेकर नपुंसकता की समस्या को दूर करती है। वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि काफी मांग और सीमित संसाधनों की वजह से कीड़ा जड़ी की कटाई
काफ़ी ज़्यादा हो गई है और यही वजह है कि चाइना में इसकी कमी होनी शुरू हो गई है, इसीलिए वो भारतीय क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि अमेरिकी M777 को लेकर आ रही है। दोस्तों, रशिया की तरफ से यह कहा जा रहा है कि खार्किव क्षेत्र में रशिया के द्वारा किए गए हमले में 3 अमेरिकी M777 आर्टिलरी सिस्टम नष्ट कर दिए गए हैं। अभी तक तो खबरें ये आती थी कि रशिया के सिस्टम खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब ये मामला सामने आया कि अमेरिका की M777 इसका इस्तेमाल दोस्तों भारतीय सेना भी करती है। इसकी 3 यूनिट्स को रशिया के द्वारा मार गिराया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी आई है कि रशियन मिसाइल फोर्स और आर्टिलरी ने करीबन यूक्रेन के 58 आर्टिलरी यूनिट्स को तबाह कर दिया है और साथ ही यूक्रेन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो नेपाल से आ रही है। दोस्तों, नेपाल में अब नाटकीय तौर पर पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उन्हें शपथ दिलाई। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इस शपथ ग्रहण के साथ ही हिमालयी राष्ट्र में चली आ रही लंबी राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि प्रचंड ने अभी हाल ही में कहा था कि भारत और नेपाल को द्विपक्षीय सहयोग की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए आपस में मिलकर काम करने की जरूरत है। हालांकि उनके जो मेन समर्थक है ओली, वो चीन का समर्थक माने जाते हैं। अब देखते हैं कि पुष्प कमल दहल प्रचंड क्या कुछ करते हैं नेपाल के लिए और भारत और नेपाल के रिश्तों को लेकर। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है और राजधानी इस्लामाबाद में टीटीपी आतंकियों ने जो आत्मघाती हमला किया था, उससे पाकिस्तान की सरकार हिल गई है। और ये जो बलूच पैच और बलूच अब पैच, पिछले कुछ महीनों में बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी अपने हमलों को तेज कर दिया है, यानी कि दोनों तरफ से पाकिस्तान फंस चुका है। अब पाकिस्तानी सेना इन विद्रोहियों के खिलाफ भीषण हमला करने के लिए जुट गई है। अब अमेरिका भी उनकी मदद करने वाला है, कल मैंने आपको बताया भी था। यानी कि पाकिस्तान को अब टीटीपी और बलूचों से बहुत बड़ा खतरा नजर आने लगा है, इसलिए पाकिस्तान अपनी रणनीति बदलने पर विचार कर रहा है। फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है आपका, कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।